नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बच्चों की वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी हो गई है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। 15 से 18 साल तक के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। कोविन अकाउंट से बुक होगी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 3 जनवरी को बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। तो 3 जनवरी से शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे बच्चों के वैक्सीनेशन की, इस अभियान की, जिसमें 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। सबसे पहले आपको कोविन अकाउंट से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बात कारोबारी पीयूष जैन की। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पीयूष जैन को। कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ में आई है। वहीं छापेमारी में करीब 200 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ। इसके अलावा छापेमारी के दौरान पीयूष के ठिकानों से डीजीजीआई और आईटी टीम को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। इकतीस करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। ये ऊंचे महल तुम्हारे, ये सब जनता का है। ये शान और शौकत तुम्हारी, ये सब जनता का है। तो क्यों ना जनता को ही दे दो जब ये हक जनता का है। एक पुराना कहावत आपने जरूर सुनी होगी, बिल्कुल चरितार्थ कर दिखाती है इस पीयूष जैन के प्रकरण में, जिसने अपने घर में अथाह संपत्ति को दबा के रखा हुआ था। डीजीजीआई की जांच में हालांकि करोड़ों रुपए की रिकवरी जरूर हुई और अभी जांच जारी है, मगर ठाठ बाट से रहने वाला पीयूष जैन अब इन 4 दीवारियों के पीछे है। अगर बात की जाए, पीयूष ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस करोड़ों की हवेली में उसको रात गुजारनी पड़ेगी। अब पीयूष जैन का जो पता है ना तो कन्नौज है और ना ही वो आनंदपुरी है। उसका नया पता है कानपुर की जिला कारागार का कोरोना बैरक नंबर 15। यानी इस पते पर अब वो अपने जहन में इसको पूरा उतार के रखेगा और उसके परिजन भी जब उससे यहाँ मिलने आएंगे तो उनका पता उनके जहन में होगा, बैरक नंबर 15। विजिलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर यमुना अथॉरिटी के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने यहां पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं किसान। पुलिस के साथ किसानों की बातचीत फेल रही। 6 सूत्री मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत है और इसी बीच जब उनकी बातचीत फेल रही, यमुना विकास प्राधिकरण के गेट पर इन्होंने ताला जड़ दिया है और अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी प्राधिकरण के अंदर ही हैं। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग गांव के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर, उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का ये विरोध प्रदर्शन है। और आज फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर ये पहुंचे, हंगामा करने पहुंचे और अथॉरिटी के गेट पर इन्होंने ताला लगा दिया है। और अब बात सीएम योगी के दौरों की कर लेते हैं। सीएम योगी आज सीतापुर और प्रतापगढ़ पर दौरे पर रहे, जहां पर एक तरफ सीतापुर को उन्होंने 116 करोड़ की 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं प्रतापगढ़ को 554 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो रुपए दलालों के पास पहुंच जाते थे, आज वही इत्र कारोबारी के घरों की दीवारों से निकल रहे हैं। अब पता चला कि नोटबंदी का आखिर विरोध क्यों हो रहा था। कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 10 साल में शिलान्यास करती है और 20 साल में भी उनका काम पूरा नहीं होता। एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ
नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, ये जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। कांग्रेस के समय चलता था ना कि आज घोषणा कर दी, 10 साल के बाद शिलान्यास होता था और बनने में 20 साल लगते थे और तब भी बनता था तो अधूरा रह जाता था। भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चांद की पूजा की है, वह भी पूर्णिमा की ही चांद की पूजा की है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये समाजवादी या कांग्रेस या बुआ की पार्टी बनाती? क्या राम मंदिर से इनसे कोई उम्मीद करते थे? आज आपको अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पीछे सड़क वाले भी बोलो, अच्छा लग रहा है ना? राम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के गौरव के मंदिर के रूप में आप देखते हैं? अगर है तो भाइयों बहनों, ये काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भक्तों की भावनाओं के अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण कार्य भी आगे बढ़ा दिया गया। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे की करते हैं। पीएम मोदी 28 दिसंबर को कानपुर को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं। पीएम कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके बाद निराला नगर रेलवे मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कानपुर मेट्रो को रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया गया है। पहले फेज में आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो दौड़ेगी। आम लोगों के लिए 31 दिसंबर से कानपुर में मेट्रो शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भदोही के दौरे पर होंगे, जहां पर पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे और इसके अलावा 2 कंपनी पीएसी की तैनाती की जाएगी। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं। जन विश्वास यात्रा में माननीय गृह मंत्री जी कल भदोही 2 बजे पहुंचेंगे और आप देख रहे हैं कि यहां पर मैदान में तैयारियां चल रही हैं और कल भदोही के अंदर भदोही की लाखों जनता माननीय गृह मंत्री जी को सुनेगी। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उनके साथ होंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ लगी है, तैयारी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भदोही में पहुंचेंगे और यहां पर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह वह मंच है जिस मंच से वह जनसभा को संबोधित करेंगे। विभूति नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में यह जनसभा की जानी है। बताया जा रहा है कि 3:50 पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियां हैं वह तेजी से जारी हैं। यहाँ पर विशाल पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और पूरा ज्ञानपुर का जो इलाका है, पूरे ज्ञानपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही।
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी के ब्राह्मणों के साथ बैठक की है। ब्राह्मण नेताओं के साथ ये बैठक हुई। नड्डा के आवास पर ये मुलाकात हुई है और इस मीटिंग में शिव प्रताप शुक्ला, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, अभिजात मिश्रा, आनंद शुक्ला, सतीश द्विवेदी, आनंद शर्मा समेत कई ब्राह्मण नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सांसद महेश शर्मा ने कहा कि जेपी नड्डा को ब्राह्मणों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में सीएम योगी के बेहतर कामों को लेकर चर्चा हुई। महेश शर्मा ने उम्मीद जताई कि सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हम किस तरह चुनाव जीतें, इस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है और वरिष्ठ नेता लोग रहे, पार्टी के शिव प्रताप शुक्ला जी और ब्रजेश पाठक जी, सभी लोग रहे। सभी ने अपनी राय दी। पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट इस बार हमारे होंगे, इस विषय पर चिंता हुई। देखिए, सबकी राय भी नहीं, कुछ एक मांगे भी दी गई हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है। ऐसा एक मांग पत्र भी दिया गया है। तो सभी लोग मिलकर दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी का सुशासन और इन सब को लेते हुए दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वाभाविक है कि सब लोग यहाँ आए थे तो उनसे मिलना चाहते थे। समय उनका मिल गया तो जाकर के मिल लिए और उसकी चर्चा भी कर लिए। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि क्या कुछ बातें कहीं, अगर आप हमें बता सके सर। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चुनाव जीतने का मंत्र उन्होंने दिया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लेटर में कहा गया है कि दुनिया के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए और इसलिए सभी राज्य उचित कदम उठाएं। त्योहारों के दौरान भीड़ रोकने के लिए पाबंदियां लगाने पर भी विचार करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगे। सभी डीएम को निर्देश दिए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करवाएं और अगर जरूरी पड़े तो धारा 144 भी लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत कार्रवाई की जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।